हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप कर रहे हैं 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय नंबर 6 और जो हमारा इसका आज है पार्ट नंबर, इसका 5वां पार्ट है, इसकी लास्ट वीडियो है ये। और इसमें हम कर रहे थे मुद्रा के अर्थ, कार्य और पूर्ति। पिछली वीडियो में हमने किया था कि मुद्रा की पूर्ति कौन करते हैं। हम उसी टॉपिक से शुरू करते हैं आज फिर इसी को कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। ये टॉपिक मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन आज हम देखेंगे मुद्रा की आदर्श पूर्ति क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जाने की मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। कल भी मैंने आपको बताया था, नंबर 1 सरकार, भारत सरकार। भारत सरकार क्या करती है? 1 रुपए का नोट प्लस में सभी प्रकार के सिक्के, जितने भी सिक्के सारे के सारे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो इसकी पूर्ति कौन करता है? भारत सरकार करता है। आप ध्यान रखें कि नोट में जो कागजी नोट है, सिर्फ 1 रुपए का नोट ये छापते हैं, यही हम पूर्ति करते हैं। नंबर 2 भारतीय केंद्रीय बैंक, जिसको आप आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये पूर्ति करता है कागजी नोट, जितने भी कागजी नोट हैं। रिजर्व बैंक जो भी नोट छापता है, पूर्ति करता है, वे सारे के सारे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत सरकार के आदेश के अनुसार उनकी पूर्ति करता है। और इसके अलावा तीसरा है व्यापारिक बैंक। ये व्यापारिक बैंक क्या करती है? साख का निर्माण करते हैं। सबसे अहम भूमिका ये निभाते हैं व्यापारिक बैंक। साख का निर्माण करके पूर्ति करते हैं। जितना पैसा इनके पास हम जमा करवाते हैं, उससे कई गुना ये ऋण के रूप में लोगों को दे देते हैं। तो वो साख का निर्माण करते हैं। आपको पिछले साख के निर्माण में पहले भी चैप्टर में पढ़ा था आपने कि बैंक है वे, हम आगे भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बैंक क्या करते हैं? व्यापारिक बैंक जितने भी लोग पैसा जमा कराते हैं, उससे वो कई गुना ज्यादा लोगों को ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब जो व्यापारिक बैंक है वे भी साख निर्माण के जरिए मुद्रा की पूर्ति करते हैं। ये 3 है हमारे जो हमें मुद्रा की पूर्ति करते हैं। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि आदर्श पूर्ति क्या है? जितनी भी जरूरत होती है उसके अनुरूप ये छापते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का कुल व्यय पर प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप व्यापारिक क्रियाएं, उत्पादन, रोजगार भी प्रभावित होते हैं। अतएव यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि देश की पूर्ण रोजगार की स्थिति में बिना किसी साधन को खाली रखे हुए जितना उत्पादन होता है, उसे खरीदने के लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी? क्या कहा? पूर्ण रोजगार। इसके लिए पूर्ण रोजगार में, पूर्ण रोजगार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें कोई भी साधन खाली नहीं होता, सभी जितने लोग हैं, जितनी जरूरत होती है, जितने सभी के सभी लोगों को रोजगार काम धंधा मिला हुआ आता है, उसमें सब लोगों को पास खरीदने के लिए जितनी मुद्रा की जरूरत होती है उसकी पूर्ति
यदि ये उतनी ही पूर्ति करते हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति में, तो हमारी आदर्श पूर्ति कहलाती है। यदि मुद्रा की आदर्श पूर्ति से अधिक होगी तो रोजगार की स्थिति में कीमतें बढ़ने लगी, क्योंकि पूर्ण रोजगार हो गया। पूर्ण रोजगार के बाद यदि ये ज्यादा पूर्ति करेंगे तो क्या होगा, कीमतें बढ़ने लगेंगी। पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगा तो कीमतें बढ़ने लगी, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति में यदि और अधिक पूर्ति की जाए तो कीमतें बढ़ने लगेगी, और कीमतें बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। कीमत बढ़ने का मुद्रास्फीति। अवस्था या स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बाजार में जितने सारे प्रयोग हो चुके हैं और वस्तु हैं, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, पूर्ति ज्यादा हो गई है, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होने के कारण और उत्पादन तो हो नहीं सकता और वस्तुओं की कीमत की बढ़ोतरी होगी, जो कि इसके लिए उचित नहीं है। इस स्थिति को हम मुद्रा की स्फीति कहते हैं। फिर से आप ध्यान दें, यदि मुद्रा की पूर्ति आदर्श स्थिति से अधिक होगी तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में कीमतें बढ़ने लगेंगी और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके विपरीत यदि मुद्रा की आदर्श पूर्ति से कम होगी, आदर्श पूर्ति से मुद्रा की कम होगी तो मंदी काल आ जाएगा। अधिक आदर्श पूर्ति से कम, यदि आदर्श पूर्ति से कम होगा तो क्या होगा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है और आदर्श स्थिति है उससे कम है, तो मुद्रा की पूर्ति केवल इतनी ही, यदि मुद्रा की आदर्श पूर्ति से कम है तो कीमतें कम हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी कीमतें कम? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो जो सामान बना हुआ है वो बिकेगा नहीं, पूर्ण नहीं बिकेगा, तो उसके आगे स्थिति को हम बोलते हैं वो तो मंदी आ जाएगी बाजार में। क्या आ जाएगी? मंदी। मंदी आ जाएगी, बहुत सा सामान बिना बिका रह जाएगा। इसको हम कहते हैं मुद्रा और स्फीति अवस्था। ये भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है, क्योंकि कीमत कम हो जाने के कारण लोगों के पास क्रय शक्ति है वो कम हो जाएगी और अस्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए दोनों से बचने के लिए, मुद्रा की स्फीति और अस्फीति काल से बचने के लिए, या कहें कि कीमतों की महंगाई और मंदी दोनों से बचने के लिए, हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, इन दोनों अवस्थाओं से बचने के लिए देश में जितने भी उत्पादक साधन हैं सभी वस्तुओं की बिक्री हो सके तथा मुद्रास्फीति या अस्फीति की स्थिति उत्पन्न न हो। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य पूर्ति के उचित स्तर को बनाए रखना है। तो ये क्या करता है कि जो आरबीआई बैंक है ये ऐसे दिशा निर्देश करता है कि जिससे यदि हमारे देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि पूर्ण रोजगार है, उस अवस्था में कीमतें बढ़ रही हैं, तो अपना ये उस पर कंट्रोल कर लेता है आरबीआई। बैंकों के साख निर्माण बैंकों को पैसा कम देता है ताकि बाजार में पूर्ति कम हो, इनको कम पैसा प्रदान करता है और आगे पैसा भी नए नोट कम छापते हैं तथा भारत सरकार भी ऐसा ही करती है कंट्रोल करने के लिए, आदर्श पूर्ति बनाए रखने के लिए। यदि मंदी आ जाती है तो कम ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक लोगों को पैसा देने लगते हैं, जिससे लोगों के पास पैसा ज्यादा होने के कारण उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और मंदी अवस्था से व्यवहार
अपना कारोबार करके मंदी बाहर निकल जाते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति में किए गए जाने वाले परिवर्तन का कुल व्यय पर तभी प्रभाव पड़ेगा जब जनता मुद्रा को नकद रूप में अपने पास न रखकर उसे खर्च कर देती है। वास्तव में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जनता के नकद कोषों में भी परिवर्तन होता है। जनता अपनी परिसंपत्ति को मौद्रिक, वित्तीय तथा वास्तविक संपत्ति में के रूप में रखती है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर जनता की मौद्रिक संपत्ति में परिवर्तन हो जाता है। यदि जनता मौद्रिक संपत्ति में परिवर्तन होने पर वास्तविक संपत्ति जैसे मकान, कार, टेलीविजन पर अधिक धन खर्च करना चाहती है तो कुल व्यय में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि जनता अपनी मौद्रिक संपत्ति या नगद को वित्तीय जैसे शेयर, प्रतिभूतियां आदि खरीदने पर खर्च करती है तो इनकी कीमतें बढ़ेंगी और ब्याज दर कम हो जाएगी, और ब्याज दर कम होने से निवेश में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। परंतु यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के फलस्वरूप मौद्रिक संपत्ति में जो वृद्धि होती है उसे नकदी के रूप में ही पसंद करते हैं और कुल व्यय में और राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए केवल मुद्रा में पूर्ति होने के परिवर्तन से ही कीमत स्थिरता या रोजगार के उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। फिर ध्यान दें स्टूडेंट, यदि सिर्फ पूर्ण रोजगार है और पूर्ण रोजगार में कीमतें बढ़ा देंगे तो उससे राष्ट्र की आय नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सिर्फ राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ सकती। तो उसके लिए आदर्श पूर्ति का होना बड़ा आवश्यक है। इसके लिए जनता को मुद्रा के लिए मांग का अनुमान लगाना भी आवश्यक है। मुद्रा की पूर्ति तथा उसके व्यय का अनुमान मुद्रा की चलन गति से लगाया जाता है। अतः मुद्रा की पूर्ति का अनुमान मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की चलन गति पर निर्भर करता है। मुद्रा के तो हम आखिर में कह सकते हैं कि मुद्रा की आदर्श पूर्ति वह पूर्ति है जिस पर मुद्रा की पूर्ति और चलन गति में मुद्रा की मांग के बराबर होती है। यानी कहने का वादा पूर्ति और मांग दोनों, मुद्रा की मांग बराबर पूर्ति, या मांग का मतलब जो चलन में है, चलन में जो चलन में पूर्ति है वही, यानी जो लोगों के पास पूर्ति है उस पूर्ति की हम बात करेंगे, न कि सारी की सारी। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि एक स्फीति काल, एक अस्फीति काल, इन दोनों के बीच की स्थिति है जो वो स्थिति आदर्श स्थिति रहेगी। उसके अनुरूप ही कोई भी अर्थव्यवस्था है वो अपने देश का उसको बनाए रखेंगी। तो इस प्रकार मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और प्रिय छात्रों, ये आज हमारा लेसन नंबर अध्याय नंबर 6 का अंतिम वीडियो था। मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना ना भूलें, और हम फिर मिलते हैं आपको अगले 7th चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।